हेलो एवरीवन, श्योरिटी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये जो आपका वीडियो है आज का, ये यूके एपीओ के पेपर जीएस का सेकंड पार्ट हमने बनाया है। फर्स्ट पार्ट सेक्शन 28 तक हो गया है, तो ये सेकंड पार्ट है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। और आपको अगर कोई सजेशन है, सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अक्टूबर 2010 में पड़ती है सूचना के अधिकार की। तो ये देखिए, ये 2010 का पेपर है और ये 2010 का ही क्वेश्चन है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी इसका आंसर ए है, पाँचवा। ठीक है। अब देखिए, अगला आता है पार्ट आपका भूगोल का। अब भूगोल में देखिए कि यहाँ पे देश की राजधानी पूछी है। हेलेंस्की है वह किस देश की राजधानी है? तो हेलेंस्की जिस देश की राजधानी है, फिनलैंड। अब आगे और कौन कौन सी राजधानियां हैं? यहाँ पे चारों देशों की राजधानी दे दी गई है। तो डेनमार्क की कोपेनहेगन है, नॉर्वे की ओस्लो है, फिनलैंड की हेलेंस्की है और स्वीडन की स्टॉकहोम है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। खादर का अर्थ है, देखिए खादर एक तरीके की मिट्टी है। ठीक है, तो खादर का यहाँ पे अर्थ क्या है? नई जड़ोल मिट्टियाँ। यहाँ पे पुरानी नहीं, नई जड़ोल मिट्टियाँ खादर कहलाती हैं। तो ये भी दो प्रकार की होती हैं, बांगर तथा खादर। ठीक है, तो पुरानी जड़ोल मिट्टी को बांगर तथा नई जड़ोल मिट्टी को खादर कहा जाता है। कि अगर क्वेश्चन पूछ ले पुरानी जड़ोल मिट्टियों को क्या कहते हैं, तो वहाँ पे इसे क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे। अब भारत का सर्वाधिक खनिज तेल उत्पादक राज्य है। देखिए ये भी उस समय का करंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे पास इस समय करंट डेटा नहीं है क्योंकि मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ। तो इस समय तो उस समय तो आंसर इसका महाराष्ट्र था। आप इसको करंट से कनेक्ट कर लीजिएगा, हो लीजिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन लोग परिवहन में स्लेज का प्रयोग करते हैं? तो एस्किमो। देखिए एस्किमो एक जाति है जो बर्फीली क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, तो लोग बर्फ़ पर चलने के लिए एलेज नामक गाड़ी का प्रयोग करते हैं। जो आप कह सकते हैं आर्कटिक साइड में रहते हैं लोग, वो ज़्यादातर इस तरीके का यूज़ करते हैं। अब देखिए, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2005 के अनुसार वन आच्छादन का प्रतिशत था। तो ये भी आपका उस समय का है। इसमें अब कोई ना कोई अंतर ज़रूर आ गया होगा, तो इसको भी आप चेक कर लीजिएगा, पर यहाँ पे इसका आंसर बी है। अब 32 देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ये आपका हमेशा का क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज 78.07, ऑक्सीजन का परसेंटेज 20.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और ऑर्गन आपकी 0.93% है। ठीक है, एरिड शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। पॉली एंट्री इन द हिमालयन के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं वाई एस परमार। ठीक है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। इस समय कुछ करंट लेखक जो होंगे वहाँ पे, जो उत्तराखंड के लिए, हिमालय के लिए कुछ नए नए इवेंट होते रहते हैं, तो उनको आप ज़रूर देखिएगा। अब प्रसिद्ध टिहरी बांध जिन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है वे हैं, तो भगीरथी और भिलंगना। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना भगीरथी भिलंगना नदियों के संगम पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके लाभान्वित होने वाले राज्य उत्तराखंड है। ठीक है, मतलब इससे लाभान्वित होने वाला राज्य उत्तराखंड है। जो इसका पूरा का पूरा उत्पादन होता है, चाहे बिजली का हो चाहे इसके पानी का यूज़ हो, तो ये आपका पूरा का पूरा कंजम्पशन उत्तराखंड करता है। वह पड़ोसी देश जो उड़द, मूंग और तुअर दाल के निर्यात करने की स्थिति में है? तो देखिए म्यांमार है। ये करंट का क्वेश्चन है, इसको भी आप रीचेक कर लीजिएगा। सोनालिका जिस अनाज की पैदावार देने वाली किस्म है वह है? तो ये गेहूं की इस किस्म है। अगला क्वेश्चन है, जिस देश में 20 जनवरी 2010 को विनाशकारी भूकंप आया है वह है? अब देखिए हैती। ये 2010 का क्वेश्चन है, ये भी करंट है। तो इस समय कहाँ कहाँ भूकंप आया है, कहाँ कहाँ आग लगी है, ये सारी चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2010 का ही है, अपहरण कर लिया था वगैरह वगैरह, तो फिलीपींस का है, तो ये भी करंट का है, तो कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं। अब देखिए यहाँ पे है, निम्नलिखित में से रेडक्लिफ लाइन के विषय में कौन सा कथन सही है? अब अगर आप देखेंगे तो यह भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है,
और रेडक्लिफ लाइन के बारे में अगर बात करेंगे तो ये अंग्रेजों की देन है, सर रेडक्लिफ द्वारा खींची गई थी। और एक रोचक तथ्य जो इसके बारे में सबसे बड़ा है कि रेडक्लिफ सर किसी भी लाइन पे आज तक गए नहीं खींचने के लिए, वो दिल्ली में बैठे रहे और दिल्ली से ही उन्होंने पूरी पूरी लाइन खींच दी। उन्होंने देश का बंटवारा ही एक जगह में बैठ के कर दिया। उनको पता नहीं, उन्होंने बस देखा नक्शा, जो बताया गया उसी के आधार पर उन्होंने खींच दी। तो ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य था, बट कोई नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा खींची गई थी। तो अब ये 15 अगस्त के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसी दिन देश का विभाजन हुआ था। अगला है कि भारत मानक समय निम्नलिखित में से किस देशांतर रेखा पर आधारित है? तो ये आई थिंक सबको पता होना चाहिए, 82 1/2। अब ये है क्या? तो आप इतना जानिए कि ये मान लीजिए आपका एक गोला है पृथ्वी का। अब पृथ्वी के गोले को 4 पार्ट में आप बांटिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका ये छोटा सा प्यारा सा अपना भारत है, ठीक है। बाकी इधर आपका ये पूरा का पूरा अफ्रीका ऐसे ले लेगा, ये आपका रशिया चाइना वगैरह वगैरह हो जाएंगे, ये आपका यूएसए 2 पार्ट का आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इधर जो लोग आते हैं वो वेस्ट में आते हैं, इधर जो लोग आते हैं वो ईस्ट में आते हैं, ठीक। इधर वाला आपका साउथ पोल है, इधर वाला नॉर्थ पोल है। ये क्लियर है? ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि कहीं भी किसी भी देश का आपको पूछ ले तो आप उसको क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले अगर अपने देश की स्थिति पूछता है तो हम लोग किधर लिखते हैं? नॉर्थ ईस्ट। हम लोग वैसे पूछते हैं तो ये अपना हमारा भारत देश किस तरफ है, किस गोलार्ध में है, किस तरफ है? तो नॉर्थ ईस्ट में है। ज़ीरो लाइन की ये ऊपर है, ज़ीरो लाइन से ये ऊपर, क्योंकि आप देखते होंगे 8 1 ये आपका क्या है, ये जो आपकी ये वाली रेखा है ये यहाँ पे है। चलिए इसको भी छोड़ दीजिए। अब बात कर लेते हैं ये 82 1/2 क्या है। तो ये जब आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा 180 डिग्री ये घूमता है, ठीक। तो जब आप इधर बढ़ेंगे, क्योंकि जो हम लोग की ग्रीनविच लाइन है जिसे हम लोग कहते हैं जहाँ से देश का सारा सारा चालू होता है, तो ये भाई इंग्लैंड पूरे दुनिया पर राज करता, तो इंग्लैंड ने अपने यहाँ से ये कर दी, तो यहाँ से इनका ज़ीरो होता है। इधर आप अमेरिका की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? माइनस में मिलेगा। क्यों? आपके यहाँ बाद में दिन हो रहा है जिसके कारण क्या है, आप माइनस में हैं। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग जब देशांतर की बात करेंगे, क्योंकि ये देशों का अंतर है इसीलिए इसको देशांतर बोलते हैं। तो जब हम लोग इस तरफ आएंगे, कुछ ज़्यादा हो गया क्या, एक मिनट, तो ये देशों का अंतर है। अब जब हम इस तरफ बढ़ेंगे तो मान लीजिए कि ये जीरो लाइन पे है, इधर हम बढ़ रहे हैं, तो इधर बढ़ रहे हैं तो हम पहले हमारे यहाँ सूरज उग रहा है। सूरज सबसे पहले कहाँ उगा? जापान में दिख जाएगा, इसके बाद फिर कहाँ दिखेगा? फिर चाइना में दिखेगा, फिर इसके बाद तो हम लोग क्या सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में दिखता है, ठीक। तो हमारे यहाँ का जो मानक समय है, अब देखिए मानक समय तो ही बताऊंगा, पर सबसे पहले आके यहाँ क्या अरुणाचल प्रदेश में टच होता है। तो हमारे यहाँ जो समय है वो क्या है? 0 से 5 यानी 5.5 घंटे पहले हम लोग क्या हैं, इंग्लैंड से पहले हमारे यहाँ सूरज दिखता है, ठीक है। ये ज़ीरो लाइन से 5.5 घंटे पहले हमारे यहाँ सूरज दिखता है, क्योंकि अब इसका कैलकुलेशन बताना होगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए जो है ये प्लस में है। देखिए ये प्लस 5/1 घंटा होगा, जो ग्रीनविच से क्या होगा, जो ग्रीनविच से चला है। तो गुजरने वाली रेखा अब भारत में, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे जो आपका अरुणाचल है वहाँ तो सुबह जल्दी हो गई, ठीक। गुजरात में 2 घंटे बाद यहाँ पे सूरज निकल रहा है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए एक ग्रीनविच लाइन खींची गई अपने यहाँ भी, ठीक है। तो ये क्या है, इलाहाबाद के निकट, जिसे हम लोग नैनी बोलें या फिर मिर्ज़ापुर बोलें, ठीक। यहाँ पे 2 में कन्फ्यूज़न रहता है, एक में नैनी में, एक में मिर्ज़ापुर में। तो ये आपका आप मिर्ज़ापुर आए तो मिर्ज़ापुर लगाइएगा, नैनी आए तो नैनी लगाइएगा। वैसे अब मिर्ज़ापुर माना जाता है, पहले नैनी माना जाता था। तो ये है आपका भारत का मानक के लिए। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, लिखा है किस उपज से भारत को विदेश में सर्वाधिक आय होती है। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है एक तरीके से।
बट इसका आंसर चाय है, आप इसको दोबारा से रीचेक कर लीजिएगा। वह नदी जिस पर कालागढ़ बांध निर्मित हुआ है वो कहाँ है, तो वो रामगंगा नदी पर है। ठीक है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो देखिए पहले भी राजस्थान था और आज भी राजस्थान है। अभी बीच में क्योंकि 2010 के बाद से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, 2014 में आंध्रा बट गया है, तो आप एक बार इसकी सीक्वेंसिंग चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे विज्ञान से लीजिए आ जाता है कुछ क्वेश्चन। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप एस्कॉर्बिक एसिड का नाम आपने सुना होगा, खट्टा एसिड होता है, तो विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह नींबू और कुल 5 फलों जैसे आंवला, नींबू, संतरा, बहुत ज़्यादा मात्रा में जितने भी खट्टे फल होंगे उसमें आपको एस्कॉर्बिक एसिड या फिर विटामिन सी ज़रूर मिलता है। ये क्या है, तो टेफ्लॉन एक तरीके की क्या है, प्लास्टिक है। आपने देखा होगा टेफ्लॉन की कोटिंग चढ़ी होती है जो भी आप फ्राई पैन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैकमोहन सीमा जिन दो देशों को अलग करती हैं वो हैं, तो देखिए भारत और चीन। ऊपर रेडक्लिफ वाला भी पूछ लिया, नीचे मैकमोहन भी पूछ लिया। अब मैकमोहन रेखा तथा चीन की सीमा रेखा जो उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित है 700 किलोमीटर लंबी है। साम्यवादी चीन अब इसे मान्यता नहीं देता क्योंकि उसे क्या कहता है, उसका अरुणाचल भी है और इधर लद्दाख में वो एंट्री कर ही रहा है। 1962 के युद्ध में चीन ने इस रेखा को पार करके भारत पर आक्रमण किया था तथा अरुणाचल प्रदेश की 14,000 वर्ग फीट अपनी कब्जा कर ली थी, और आज भी वो कहीं ना कहीं डोकलाम से लेके सारी जगहों पे आपको दिख ही रहा होगा। आगे, टाइटेनियम के विषय के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो देखिए यह एक धातु है टाइटेनियम। टाइटेनियम बहुत ही महंगी धातु होती है जिसका उपयोग रक्षा सामग्री के उत्पादन में किया जाता है क्योंकि ये महंगी के महंगी के साथ मजबूत बहुत होती है। ठीक है। प्लेटिनम आपने सुना ही होगा, प्लेटिनम की अंगूठी वो भी मजबूत धातु होती है। तो यहाँ पे देखिए टाइटेनियम की रासायनिक धातु के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका प्रयोग रक्षा सामग्रियों के निर्माण के लिए किया जाता है। इस्पात के बराबर मजबूत, परंतु उसका जो वजन होता है वो लमसम आधा होता है और वायुयानों और नाभिकीय रिएक्टरों में इसका यूज़ किया जाता है। अब जोजिला दर्रा जिन्हें जोड़ता है वो जोजिला दर्रे के बारे में बहुत जानते होंगे, तो लेह तथा श्रीनगर को। ठीक है। इसका निर्माण सिंधु नदी पर हुआ है, यहाँ से भी आप अपडेट हो लेंगे। किस पर्वत श्रृंखला से होकर कोंकण रेलवे मार्ग गुजरता है, तो बी पश्चिमी घाट से। मैंने पश्चिमी घाट पे एक वीडियो बनाई है, अगर आपको जाना है तो आप जाके देख सकते हैं, आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएगा, उस पर आप जाके देख सकते हैं पश्चिमी घाट पे कि कौन कौन से तट पाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। 51 बात करते हैं, इन स्थानों में सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है, तो देखिए शब्द आ रहा है ढाका। अभी मैंने आपको पूरा का पूरा चार्ट समझाया है ऊपर। ठीक है। तो ढाका क्यों, क्योंकि भारत ये है और यहाँ पे पश्चिम बंगाल, उसके नीचे आपका बांग्लादेश और बांग्लादेश की राजधानी ढाका। तो यहाँ से जिस समय सूरज आएगा, सूरज इधर की तरफ बढ़ गया, तो यहाँ पे देखिए दिल्ली इसके बाद आ रहा है, देहरादून यहाँ पे है, इस्लामाबाद यहाँ पे है, तो सूरज सबसे पहले ढलेगा कहाँ पे, ढाका में ही तो ढलेगा, तो इसीलिए इसका आंसर ढाका है। जिस अंग की दुष्क्रिया के फलस्वरूप मधुमेह रोग होता है जिसे हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं, तो आग्नाशय। ठीक है। मधुमेह रोग आग्नाशय की निष्क्रियता की वजह से होता है, जिससे शरीर में ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाता और रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन जैसे आप समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ है उसको एब्जॉर्ब करना इसका फंक्शन है, तो शुगर को ये एब्जॉर्ब करता है। शरीर में कहीं से भी शुगर आई उसको एब्जॉर्ब करके शरीर के सारे जगहों पे पहुंचाना है, सारे सेल्स में पहुंचाना है, जिससे कि वो फंक्शन कर सकें। उनको भी एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ग्लूकोज से। अब क्या होता है कि ये अगर काम करना बंद कर दिया तो शुगर तो आपके शरीर में आई, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वर्क करना नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है, आपके ब्लड में तो शुगर मात्रा बढ़ गई बट आपके सेल्स तक वो नहीं पहुँच पा रही है। तो यहाँ पे इसके डिसफंक्शन की वजह से आपको या किसी को भी मधुमेह रोग हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन है 58, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, तो आप सभी लोगों को पता है कि रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है।
सूरज की रोशनी लीजिए, विटामिन डी आपको मिल जाएगी। अब सूरज की किरणों में पर्याप्त रूप से पाए जाने वाला विटामिन डी की कमी से शरीर में रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। अब गेहूं का काला रस्ट रोग जिसके द्वारा होता है वह है तो सीनिया ग्रेमिनिस, अब इसका अजीब टाइप का नाम है। अगला देख लेते हैं, इनमें कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो मलेरिया आपका मच्छर से काटने से होता है, मादा एनिफ्लीज मच्छर विषाणु से नहीं, जो कि डेंगू, इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू। अब कोरोना वायरस भी है, वो भी क्या है? वायरस से ही होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहते हैं तो पंपास कहते हैं। ठीक है, अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो पंपास, और घासों के मैदानों को अर्जेंटीना का हृदय स्थल भी कहा जाता है। अगला देख लेते हैं कि अब देखिए दिसंबर 2009 की बात है, तो ये करंट का क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि कौन कौन से करंट अफेयर के क्वेश्चंस चल रहे हैं। और लास्ट आज का आपका क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किस नगर में स्थापित किया गया है? तो देहरादून में। तो आई थिंक ये भी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए। हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।